भाइयों, ये क्लास उन सभी के लिए जिन्होंने अभी तक यूपी टेट की कोई तैयारी नहीं की है, तो भी आप इस वीडियो के द्वारा 30 में 27 अंक लाओगे। और मैं लाओगे क्यों कहूँ यार, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड रखना, निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और आपने अगर बहुत कुछ पढ़ा है तो भी देखिए, आपका रिवीजन और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आपका सभी को, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। साथियों, सूक्ष्म गति कौशल का मतलब ये होता है कि जिस चीज को करने में आपके हाथों की उंगलियां बहुत धीरे काम करें, जैसे सुई में धागा डालना, जैसे मटर के दाने छीलना, जैसे कागज पर कलम से लिखना। ये सूक्ष्म गति कौशल है। अगर तुम चढ़ रहे हो तो मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये स्थूल गति कौशल है। फुदकोगे तो भी दिक्कत होगी, मूवमेंट ज़्यादा है। दौड़ोगे तो भी मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। लेकिन गुरु, लिखना शब्द जो होता है ना, ये प्यारे जो लिखना है ना, ये सूक्ष्म गति कौशल है। क्या है? लिखने में मूवमेंट कम हो रहा है ना, तो ये दोस्तों क्या होगा, ये सूक्ष्म गति कौशल है। ठीक बात है। कौन सा कौशल है? सूक्ष्म गति कौशल। चलिए प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास में थोड़ा व्याख्या कम करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा, है ना। तैयार हो ना आप लोग? वरना आप मुझे व्याख्या के लिए जानते हो कि मैं व्याख्या ज़्यादा अच्छा करता हूँ आप सबके लिए। लेकिन चूंकि क्वेश्चंस ज़्यादा कराने हैं, कवरेज पूरी देनी है, तो थोड़ा आज आप लोग तैयारी में रहिए कि दौड़ना, कूदना और चलना किस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आता है। हमने कहा साथी, जब शरीर में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये स्थूल गति कौशल है। तो यहाँ पे टाइम क्यों बर्बाद करना, आगे चलते हैं। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल चला लेता है तो यह अधिगम का कैसा स्थानांतरण है। मैंने कहा था दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति साइकिल पे मोटरसाइकिल चला लेता है तो धनात्मक स्थानांतरण है। अगर पहले का ज्ञान, पहले का सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में कोई मदद ना करे तो शून्य स्थानांतरण है। हमने कहा था कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छे गाना गाने वाले हों, लेकिन गाना गाने का कौशल आपके परीक्षा में काम नहीं आएगा, तो वो अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। ऋणात्मक स्थानांतरण दोस्तों तब होता है जब पूर्व का सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान में विरोध पैदा कर दे। क्या कहा हमने? जब पूर्व का सीखा गया ज्ञान आपके नए ज्ञान में साथियों विरोध पैदा कर दे, तो इसको कहते हैं गुरु क्या? नकारात्मक स्थानांतरण। बात समझ रहे हो ना भैया? हाँ गुरु, समझो बात को। बात समझोगे नहीं तो बात बनेगा कैसे? बात बनाना पड़ता है प्यारे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल भी मदद नहीं करता, तो ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? जल्दी जल्दी प्यारे भाइयों आप लोग इसके लिए कमेंट करिए, है ना। करो, चूंकि आज 50 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। वैसे भी अब जाइए आप लोग परीक्षा दीजिए, अब औपचारिकता बाकी है। कोई ज़रूरी नहीं कि अब बहुत कुछ पढ़ोगे चाहे कम पढ़ोगे। जो जितना ज़्यादा पढ़ा है उसको ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि आपने पढ़ा ज़्यादा, आपकी तैयारी अच्छी है। और जो कम मेहनत किया है उसकी तैयारी, उसको टेंशन कम ही रहता है, क्योंकि उसने उतनी मेहनत नहीं की है। तो गुरु इसको कहेंगे शून्य स्थानांतरण। क्योंकि पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान को कोई मदद ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब साथी क्या होगा? इसका मतलब वो शून्य स्थानांतरण है, इसमें कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है साथियों। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? सकारात्मक मैं पहले ही बता चुका हूँ, नकारात्मक स्थानांतरण पहले ही बता चुका हूँ, उसमें आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको विदित है, ये बात आपको बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्यों भैया, सही बात है कि नहीं? प्रिय साथी आगे, इनमें से कौन सा दोस्तों अर्जित मोटिवेशन है? अर्जित मतलब जिसको तुम कमाते हो, जिसे तुम अर्जित करते हो, जैसे इज्जत, सम्मान, धन, पैसा, रुपया, ये गुरु अर्जित मोटिवेशन होता है। साथ ही इसको कमाना पड़ता है, ये फ्री में नहीं मिलता, इसे आप कमाते हो तब जाकर मिलता है। लेकिन भूख को कमाया नहीं जाता, वो स्वाभाविक प्रेरक है। प्यास को कमाया नहीं जाता, ये स्वाभाविक प्रेरक है। नींद को नहीं कमाया जाता, ये स्वाभाविक प्रेरक है। प्यारे साथियों, इसका मतलब जो विकल्प नंबर डी में जो भी लिखा होगा वही सही उत्तर होगा। आपका जो उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी, उपलब्धि या चाह।
गुरु व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दिया था? अधिगम की इतनी परिभाषाएं याद कराया हूं। अंत भला तो सब भला, सबका ट्रिक बताया हूं। इसका ट्रिक क्या है? आदत। इसका ट्रिक क्या है? उत्तर। इसका ट्रिक क्या है? नवीन। हर चीज की मैं ट्रिक आपको बताया हूं। अब आ जाओ, लाइन बाय लाइन कवर करो। देखो, हमने कहा साथियों, अगर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होगा तो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मतलब ये बात तो गिलफोर्ड ने कहा, लेकिन क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सीखना आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी अगर अधिगम की परिभाषा में कहीं आदत शब्द लिखा हो तो वो परिभाषा स्किनर का है, सॉरी क्रो एंड क्रो का है। अगर अधिगम की परिभाषा में कहीं नवीन चीज लिखा हो, जैसे नया काम करने को, नवीन चीजें करने को ही अधिगम कहते हैं, तो देखो वर्थ मतलब पैसा होता है, पैसे से ही आप नई चीज करते हो। तो अगर अधिगम की परिभाषा में कभी नवीन लिखा हो, नया लिखा हो, वो परिभाषा उडवर्थ का है। तो लेकिन साथियों, स्किनर की परिभाषा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये बात स्किनर ने कहा था, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को, अब देखो विदाउट मेरे कुछ बोले, बिना हमारे कुछ कहे आप लोग उत्तर करिए जल्दी से। तब तक मैं वाटसन के बारे में बता दूं। वाटसन महोदय पे पूरे में पेपर में 4 प्रश्न आता है, जैसे व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वाटसन। यशोवार के जनक कौन थे? वाटसन। यशोवार के प्रस्तावक कौन थे? वाटसन। तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे जो चाहूं चोर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता हूं। किसने कहा? वाटसन। थार्नडाइक के बारे में भी सुन लीजिए, थार्नडाइक से भी 4-5 प्रश्न आपके पेपर में बनता है। जैसे थार्नडाइक ने आपको पता है बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, जिनके सिद्धांत को त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत कहते हैं, उसी को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, उसी को संयोजनवाद कहते हैं, उसी को अधिगम का बंध कहते हैं। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और थार्नडाइक ने साथियों 5 गौड़ नियम भी दिए थे। कौन कौन सा? मनोवृत्ति का नियम, अवृत्ति का नियम, साहचर्य का नियम, सादृश्यता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम। ये सब आपको पता ही होगा। उडवर्थ के बारे में मैंने क्या कहा? उडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। हमने कहा कि वर्थ का मतलब होता है पैसा, पैसा का मतलब ताकत, और पैसे से ही कुछ नया होता है। मतलब ये परिभाषा उडवर्थ का है। यानी 1 सेकंड में बहुत सारी चीजें आपको दे रहा हूं, क्योंकि हमको पता है कि दिन प्रतिदिन मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब तो केवल वो कहते हैं ना कि फसल बो दी गई है, अब उसको लेने का समय आ गया है। तो गुरु, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दिया था? और कल दोस्तों एक आपके लिए गुड न्यूज आने वाली है, वो अभी लास्ट में बताऊंगा। कल शाम 3 बजे आपके लिए एक लंबा मैराथन आने वाला है। कितने बजे? कल शाम 3 बजे करीब 100 क्वेश्चन का एक लंबा मैराथन लाऊंगा, वो भी फास्ट रिवीजन कराऊंगा। किसका आएगा सब्जेक्ट आपको भी लास्ट में बताऊंगा। प्यारे भाइयों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तर कौन देता है? नर देता है। उत्तर गुरु नर ही देगा, नर के अलावा कोई उत्तर नहीं देगा। नर मतलब मनुष्य, नर मतलब स्किनर, है ना? आपको पता ही होगा। अब अगर इतना खर्चा हो गया महाराज, तो स्किनर शब्द से पूरे पेपर में क्या क्या प्रश्न आ सकता है। साथियों, ये वही स्किनर हैं जिन्होंने चूहा और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। उनके उस सिद्धांत के 4-5 नए नए नाम हैं। आपको कुछ नाम पता होगा, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन थे? स्किनर। सक्रिय अनुबंधन के जनक कौन थे? स्किनर। आर्यस थ्योरी किसने दिया? स्किनर। नैमित्तिक अनुबंधन के जनक कौन थे? स्किनर। पुनर्बलन शब्द पे जोर किसने दिया? स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? साथियों, क्लार्क एल हल। अगर इतना खर्चा हो गया महाराज, तो पियाजे की भी खर्चा कर लो। ये वही पियाजे हैं जिनको संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। ये वो पियाजे हैं साथियों जिनके कुछ शब्द याद कर लो: अनुकूलन, समायोजन, समावेशन, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, जीववाद, स्वायत्तता, अहम केंद्रित, खोजबीन, अन्वेषण, मूर्त, अमूर्त। ये सारे शब्द पियाजे के हैं।
वाइगोत्स्की के बारे में, अब इतना खर्चा हो गया तो वाइगोत्स्की के बारे में। दोस्तों वाइगोत्स्की को क्या कहते हो आप? वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी भाषा, संस्कृति, समाज, चर्चा, परिचर्चा, अंतःक्रिया अगर कहीं भी दिख जाए तो उत्तर वो वाइगोत्स्की का होगा। साथी ऐसा तो आपको तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ? एक बार मुझे बता दो, सब कुछ आपको ये सही लग रहा है ना? थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, कवरेज ज़्यादा हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट का समय अब जा चुका है। अब हमें लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करना है, कुछ नया आए तो समझाता चलूँगा, ठीक है ना? चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार स्मृति के 4 चरण वुडवर्थ ने दिया था। अब ये आप लोग जल्दी से बताओ, स्मृति के 4 चरण किसने दिए थे? मैंने कहा दोस्तों, जब आप क्वेश्चन देखते हो तो पहले क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करते हो, यानी डिकोड करना। जब तोड़ देते हो तो आपको समझ में आ गया, मतलब दिमाग में भंडार बन गया। और जब भंडार बन जाता है तो कभी याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो स्मृति के 4 चरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम था वुडवर्थ और एटकिंसन। लेकिन अगर आपके पेपर के विकल्प में वुडवर्थ और एटकिंसन दोनों दिए रहेंगे तो आपको वुडवर्थ के साथ जाना है, और अगर विकल्प में वुडवर्थ नहीं दिए गए हैं तो आपको एटकिंसन के साथ जाना है, ठीक है ना? चलिए, आपने इसको रट चुके हैं, मैं जानता हूँ। आगे, अल्पकालिक स्मृति कितने समय तक होता है? अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ध्यान देना। अल्पकालिक स्मृति दोस्तों जो होता है वो 20 से 30 सेकंड तक चलता है। मतलब कह रहे हैं कोई बात जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो बात कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आपके दिमाग में रहेगा। और दीर्घकालिक स्मृति ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की घटना आपके दिमाग तक आ रही है। मान लो आपको ज़िंदगी में कहीं बहुत बड़ा सम्मान मिल गया, जीवन भर याद रहेगा। बहुत अपमान हो गया, जीवन भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी मिल गई, जीवन भर याद रहेगा। तो गुरु निश्चित रूप से आपको पता है ना, हम जानते हैं साथी, आप परेशान बिल्कुल ना हो। और अच्छा ये बताओ कि ये अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति किसने दिया था? तो गुरु एटकिंसन ने दिया था। आगे, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये परिभाषा किसने दिया था? इसका मैंने ट्रिक बताया था। बिना ट्रिक के तो मैं कोई चीज़ कराया नहीं साथी। मैंने क्या कहा? परिभाषाओं को जो भी याद करवा दे वो एजुकेशन स्टडी पॉइंट है। साथियों, बुद्धि कब काम करेगी? जब पैसा होगा। वर्थ का मतलब होता है पैसा, ताकत। तो वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि सब, अब देखो बुद्धि से जितना क्वेश्चन बनने वाला है अगले 1 मिनट मुझे आप ध्यान से सुनना। जैसे बुद्धि शब्द की खोज किसने किया था? कैटल ने। बुद्धि को पहली बार परिभाषित किसने किया था? गाल्टन ने। कौन गाल्टन? वही गाल्टन जो सुजनन शास्त्र के पिता थे, है कि नहीं? और दोस्तों इसके अलावा क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? कैसी बात कर रहे हो? कि नहीं? और दोस्तों इसके अलावा क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज तो आ रहा है। हाँ, इसके अलावा साथियों बुद्धि पर पहला प्रयोग किसने किया था? बुद्धि पर पहला प्रयोग किया था साथियों बिने ने साइमन के साथ मिलकर, जिसको एक कारक का सिद्धांत कहा गया। बिने ने बुद्धि शब्द पर पहला संप्रत्यय दिया था। तो पेपर में आया था कि बुद्धि संप्रत्यय की खोज किसने की? तो भैया बिने ने। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल किसने दिया? गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रितत्व मॉडल किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अगर इससे बाहर कुछ पूछ लेगा ना तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 2 जुलाई का वेट करिए। गुरु स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक और 3 कारक दोनों बताया था। और स्पीयरमैन ने कहा कि इंसान की बुद्धि में 2 कारक होते हैं, एक जी कारक और एक यस कारक। जी कारक का मतलब होता है जनरल बुद्धि, जो दुनिया के हर इंसान के अंदर पाया जाता है। और यस कारक ये दोस्तों आपके परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि सामान्य बुद्धि तो सबके अंदर है, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दोस्तों जो होता है, जो विशेष बुद्धि होता है, वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति नेता, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर नहीं बन सकता, है कि नहीं? आगे चलते हैं साथी। नेक्स्ट,
मॉरिसन ने अपने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में कितने स्तर बताए? मॉरिसन ने, देखो दोस्तों, शिक्षण स्तर के प्रतिमान में 5 स्तर बताए थे। पांचों स्तर कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। मॉरिसन ने दोस्तों शिक्षण के 5 प्रतिमान बताए थे, जल्दी बताओ आप लोग। मॉरिसन ने शिक्षण स्तर के 5 प्रतिमान बताए थे, कौन कौन से हैं? प्यारे भाइयों, मॉरिसन ने कहा था कि पहला 5 सोपान में क्या है। पहले उन्होंने कहा कि अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता करो। दूसरा होता है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, पढ़ाइए। फिर प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने कहा आत्मसातीकरण, आत्मीकरण। आत्मीकरण करने के बाद उन्होंने कहा संगठन। फिर उन्होंने कहा वाचन मतलब अभिव्यक्ति। याद कर लो गुरु। अन्वेषण का मतलब उन्होंने कहा कि पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता करो, फिर प्रस्तुत मतलब पढ़ाओ, फिर आत्मीकरण मतलब अपने आप से सवाल करो कि अच्छा किया कि बुरा किया, फिर संगठन बनाओ कि ऐसे पढ़ाना है, फिर अभिव्यक्ति आप करोगे। तो अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद दोस्तों आत्मीकरण, फिर संगठन, फिर अभिव्यक्ति। यही मॉरिसन के 5 चरण थे। आगे, रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानिकी का उच्चतम स्तर क्या है? दोस्तों ये वही रॉबर्ट गैने हैं जिनको अधिगम सोपानिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अधिगम के 8 सोपान बताए थे। पहला सोपान है संकेत अधिगम और अंतिम सोपान है समस्या समाधान। तो इनके 8वां स्तर ना याद करना, क्योंकि 8वां स्तर पेपर में नहीं आता है। या तो पहला पूछेगा या तो अंतिम पूछेगा। पहला स्तर क्या है? संकेत अधिगम। दूसरा क्या है? समस्या समाधान। कितने प्रकार से सवाल आएगा? पूछेगा अधिगम सोपानिकी के जनक कौन है? रॉबर्ट गैने। अधिगम सोपानिकी कुल कितने स्तर हैं? 8 स्तर। पहला स्तर कौन है? संकेत अधिगम। अंतिम स्तर कौन है? समस्या समाधान। आगे, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, ये बात किसने कहा था? बताओ मेरी बहन, चूंकि मुझे लगता है अगर मैं फास्ट कराऊंगा तो मैं फास्ट भी कराऊंगा और सारे टॉपिक भी आपको याद कराऊंगा। समय बर्बाद नहीं होगा आपका। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसने दिया था? दोस्तों इसका देखो ऐसा है, मार्ग कौन बनाएगा? मार्ग नर ही बनाएगा, इंसान बनाएगा। स्किनर की परिभाषा ये कि अभिप्रेरणा जो होता है दोस्तों, यह अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है ना। क्योंकि यार अभिप्रेरणा क्या होती है? अंदर से काम करने की इच्छा, यही अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है जब आप किसी काम को अपनी इच्छा से करते हो, और बाह्य प्रेरणा वो होता है जो काम साथियों आप लालच बस करते हो, तो वो बाह्य प्रेरणा होता है। अगला प्रश्न साथियों, ये सूचना उनके लिए है जो लोग अभी तक यूपी टेट की कोई तैयारी नहीं किए हैं। समझ नहीं आ रहा कि गुरुदेव कैसे पास करूं। साथियों, यूपी टेट पास करने के लिए 2 गलती कभी मत करना। गलती नंबर 1, यूट्यूब पर 10-10 घंटे का मैराथन मत देखो। ये करोगे तो निश्चित है कि फेल होना तय है। क्यों? 10 घंटे वीडियो देखोगे, खुद कब पढ़ोगे? तो ये सब गलती मत करना। किताबों के चक्कर में बहुत ना पड़ें। सीधी सी बात है, यूपी टेट का पैटर्न पकड़ लो। 2011 से लेकर 22 तक देखो 90% क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, और वो सब टॉपिक मैं आपको 200 पेज के एक साल्ट नोट्स में देकर दे रहा हूँ। 200 पेज का मतलब क्या है? केवल 100 पन्ना। अगर 1 घंटे 2-2 घंटे रोज दे दोगे ना, तो 5 दिन में तुम दुनिया पलट दोगे। देखो दोस्तों, इसको पढ़कर टॉपर नहीं बन जाओगे, लेकिन पास तो हो जाओगे। 105, 108, 110 मिल जाएगा। कैसे आपको मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे दोस्तों, अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? हमने कहा दोस्तों इसके कई नाम हैं। आवश्यकता, मानव की 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। ये किसने बताया था? मैस्लो ने। और इस सिद्धांत के दोस्तों कई नाम हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये वही मैस्लो हैं जिनके बारे में आप क्या कहोगे? गुरु, ये यही मैस्लो हैं जिन्होंने कहा कि इंसान की जो पहली ज़रूरत होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, ज़मीन। ये पहली मांग है। रोटी मिल जाएगा तो इंसान को घर चाहिए, घर मिल जाएगा तो इंसान को समाज चाहिए रहने के लिए, समाज मिल जाएगा तो यही इंसान समाज में सम्मान चाहता है, सम्मान मिल जाएगा गुरु आत्मसिद्धि हो जाएगी। यही दोस्तों महफिलों की 5 मांगे थी। पहली मांग रोटी, कपड़ा, ज़मीन। अंतिम मांग है दोस्तों आत्मसिद्धि। इस बात को गुरु आपको याद रखना है। पेपर में 5 प्रकार से सवाल पूछेगा।
अगर कहे मांग का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। निम्न स्तर की मांग क्या है, रोटी कपड़ा जमीन। उच्च स्तर की मांग क्या है, समाज सम्मान और आत्मसिद्धि। गुरु इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान है, ये बात किसने कहा था। दोस्तों आजकल ध्यान लगाने के लिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम में लोग क्या उठाते हैं, डम